हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 7। तो पिछले लेक्चर में हमने ऑप्टिकल आइसोमर स्टार्ट कर दिया था और आज ऑप्टिकल आइसोमर का दूसरा लेक्चर होने वाला है और बिल्कुल स्मूथली आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा अगर आप ये जो लेक्चर है अच्छे से इनको अटेंड करोगे, अच्छे से इनको पूरा देखोगे तो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आने वाला अगर ये सारे लेक्चर आपने अच्छे से देख लिए तो। ठीक है, तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट और पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये देख मैंने हेडिंग डाल दी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, अब देख मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था, आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि सर आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और एक होता है अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया स्ट्रक्चरल। यस सर, पढ़ा दिया आपने, आपने जीओसी में पढ़ा दिया। ठीक है, अब देख जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है मैंने आपको बताया कि ये फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है अपना कन्फर्मेशनल जो मैंने आपको पढ़ा दिया और एक होता है अपना कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशनल भी दो टाइप का होता है, आपको पता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मैंने आपको पढ़ा दिया, अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ऑप्टिकल पढ़ा रहा हूँ। अब देख जो ऑप्टिकल आइसोमर है वो है तो किसका पार्ट, कॉन्फ़िगरेशनल का, और कॉन्फ़िगरेशनल किसका पार्ट है, स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी हुई है, ये हैं तो क्या, जो अपने ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं ये हैं तो क्या किसके पार्ट हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म के ही पार्ट है। ठीक है, तो जो अपने ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं ना वो ऐसे स्टीरियो आइसोमर होते हैं, वो ऐसे स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो अपना डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं जो किसके लिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए। तो ऐसे आइसोमर को अपन बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर और इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देख एक बात देख, ये क्या लिखा हुआ है सर, ऑप्टिकल। अब देख ऑप्टिकल नाम तुमको देख सुना सुना नहीं लग रहा, तुमने एक फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा होगा ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स के बारे में सर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सर लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब लाइट का कहीं ना कहीं लोचा है, मतलब जो ये पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक है ना ये किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है। तभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डिफिनेशन है किसकी, ऑप्टिकल आइसोमर्स की। ठीक है, कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कुछ नहीं होते सर, वो स्टीरियो आइसोमर ही होते हैं पर वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को अपन बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स और इस फिनोमेना को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बिल्कुल डिफिनेशन क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देख, अब लिखा हुआ है पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं सर, पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये है पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देख कहानी स्टार्ट होती है सनलाइट से, कहां से, सनलाइट से। ठीक है, ये लिख दिया सनलाइट। ठीक है, या फिर मैं ले सकता हूं सोडियम लैंप। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि यहां से जो लाइट निकलती है ना वो अपनी पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, वो अपनी पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। मतलब उसकी डायरेक्शन ना सब जगह है, देख ये देख, ये होती है अपनी पॉलीक्रोमेटिक लाइट सब जगह, जहां भी तुम सोचो ना सब जगह डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, इसको अपन बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। कैसी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, या फिर ऑर्डिनरी लाइट भी इसको मैं बोल सकता हूँ, मतलब इसको ऑर्डिनरी लाइट भी बोल सकता हूँ। तीन नाम याद रखना, अनपोलराइज्ड लाइट, यस सर, ऑर्डिनरी लाइट, यस सर, और पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, मतलब जो सन से निकलती है वो अपनी अनपोलराइज्ड लाइट होती है क्या, यस सर। ठीक है, अब जो ये अनपोलराइज्ड लाइट है इसकी डायरेक्शन सब जगह है, सब जगह डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन सब जगह रहेगी तो मैं अपना खेल नहीं खेल पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि डायरेक्शन बिल्कुल एक एक डायरेक्शन हो अपने पास, क्या हो, सिर्फ एक डायरेक्शन ऐसा। ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगा पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलूंगा, पोलराइज्ड लाइट। अभी क्या है मेरे पास, अनपोलराइज्ड लाइट है, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए पोलराइज्ड लाइट। तो मैं अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कैसे बदलूं, कैसे बदलूं, तो मैंने ना जो अनपोलराइज्ड लाइट थी उसको मैंने पास किया, उसको मैंने पास किया निकोल प्रिज्म से। किससे पास किया, निकोल प्रिज्म से। ध्यान रखना एक बात, निकोल प्रिज्म में काय का मटेरियल यूज किया जाता है,
कैल्शियम कार्बोनेट का। CaCO3 यूज किया जाता है निकोल प्रिज्म में। तो जो अनपोलराइज्ड लाइट थी ना, उसको मैंने पास किया निकोल प्रिज्म से, तो जो अनपोलराइज्ड लाइट थी अब वो पोलराइज्ड लाइट बन चुकी है। अब उसका डायरेक्शन बिल्कुल सेम ऐसा है, बिल्कुल ऐसे खड़ी हो रखी है, ठीक है। पहले तो इधर उधर सब जगह थी, वो अनपोलराइज्ड लाइट थी, अब वो ऐसी हो गई बिल्कुल सीधी। तो ये क्या हो गई अपनी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको अपन बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब ये अपनी पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अब मेरा काम देख आसान होते जा रहा है, मेरा काम आसान होते जा रहा है। अब मेरे पास पोलराइज्ड लाइट आ चुकी है, तो ये जो मेरे पास पोलराइज्ड लाइट आई ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये वाली, इसको मुझे पास कराना है, बताऊं कहीं से? पोलैरिमीटर ट्यूब से। पोलैरिमीटर ट्यूब से मुझे इसको पास कराना है, ठीक है। ये है देखो अपनी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसको मुझे पोलैरिमीटर ट्यूब से पास कराना है, ठीक है। तो फिर हमारे पास दो कंडीशन आएंगी, दो केसेस बनेंगे हमारे पास। या फिर जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी पोलैरिमीटर ट्यूब से पास कराने के बाद, या फिर ये बिल्कुल ऐसे ही खड़ी हो रही है, ना तो इधर रोटेट हो रही है ना ये इधर रोटेट हो रही है, बिल्कुल वैसे ही खड़ी है, ठीक है। या फिर ये केस हो सकता है, या फिर दूसरा केस हो सकता है कि वो रोटेट हो गई, या फिर क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। तो पहला केस बन सकता है कि अगर वो रोटेट ही नहीं हुई, और दूसरा केस बनेगा कि अगर वो रोटेट हो गई। तो अगर वो रोटेट ही नहीं हुई ना, ऐसी की ऐसी ही है, तो मैं बोलूंगा जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड होगा अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो कंपाउंड होगा अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और अगर वो रोटेट होती है तो मैं बोल दूंगा कंपाउंड क्या है अपना, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का खेल समझ में आ गया, ठीक है। अब देख, अगर वो रोटेट हो रही है तो यहाँ पर वापस दो केस बन सकते हैं ना, या फिर वो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, ठीक है। तो अगर वो सर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो मैं बोल दूंगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है मैं बोल दूंगा लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को अपन कैसे डिनोट करते हैं, प्लस से या स्मॉल डी से, और लीवो रोटेटरी को अपन डिनोट करते हैं माइनस से या स्मॉल एल से, ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखना, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है जिसको अपन बोलते हैं पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट, ये अपन ध्यान रखेंगे। और कोई भी दिक्कत इस एक्सपेरिमेंट में नहीं है, हमको अच्छे से समझ में आ गया, कहीं पे भी कोई भी ऐसा कुछ सोचने वाला कोई कंसेप्ट तो नहीं है इसमें। अगर आपने एक बार देख लिया तो हमको आराम से ध्यान रहेगा, हमको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देख अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक रोटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। इसको अपन काई से डिनोट करते हैं? अल्फा से। ये लिखा हुआ है अल्फा, यूं। अल्फा मतलब स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। अब देख, कोई एक मॉलिक्यूल है ना, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कोई एक मॉलिक्यूल है मेरे पास जैसे, तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। क्या? कौन सी प्रॉपर्टी? स्पेसिफिक रोटेशन करने की, कि वो इतना रोटेट करेगा, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। और ये दूसरी बात अपन पढ़ेंगे कि ये क्या अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तुम कौन से चैप्टर में पढ़ोगे पता है? तुम पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं एक बार। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट में डिपेंड नहीं करती, जैसे कि टेम्परेचर हो गया। जैसे ये कमरा है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको मैंने आधा कर दिया कमरे को, तो क्या ऐसा हो जाएगा क्या कि इधर 15 इधर 15? अभी भी तो अगर कमरे को मैं आधा काट दूं ना, तो अभी भी तो टेम्परेचर जितना उधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा। तो क्या ये अमाउंट को कम करके अमाउंट को बढ़ा के क्या टेम्परेचर में चेंज हो रहा है? क्या नहीं चेंज हो रहा ना। तो ये टेम्परेचर जो है ये अमाउंट में डिपेंड करता है? नहीं करता ना। तो ये जो टेम्परेचर है ना, ये अपनी कैसी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो सेम टू सेम अपनी जो स्पेसिफिक रोटेशन है ना, वो भी कहीं ना कहीं अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो अमाउंट में डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो जैसे अपना टेम्परेचर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही अपनी जो ये स्पेसिफिक रोटेशन होती है ये भी अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि किसी भी मॉलिक्यूल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। और ये किस चीज के बारे में बताती है? ये बताती है ऑप्टिकल स्ट्रेंथ के बारे में, कि ऑप्टिकली कितनी स्ट्रेंथ है किसी कंपाउंड की, किसी मॉलिक्यूल की, ठीक है। उसके बारे में बताती है ये स्पेसिफिक रोटेशन। काई से डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल सी। अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल सी। थीटा का मतलब क्या है अपना? थीटा का मतलब है ऑब्जर्व्ड रोटेशन, जो मैंने देखी, जो मुझे दिख रही है, ऑब्जर्व, जो मैंने ऑब्जर्व की। तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल सी, ठीक है। थीटा का मतलब क्या है? ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ठीक है। एल का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब,
पोलैरिमीटर ट्यूब की जो लेंथ है उसको अपन एल से डिनोट कर रहे हैं, ये जो एल है, ठीक है। और जो सी है ना अपना, सी अपना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देख जो पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ है ना वो हमको काई में होनी चाहिए, डेसीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो किस में होना चाहिए, ग्राम पर मिलीलीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, ग्राम पर मिलीलीटर में होना चाहिए। और लेंथ किस में होनी चाहिए, डेसीमीटर में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ध्यान रखना, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर, और कितने मीटर होते हैं, 0.1 मीटर होते हैं। ये छोटी सी बात है, आपको पता ही होगी वैसे तो, पर फिर भी नहीं पता तो ध्यान रखना, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं और 0.1 मीटर होते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देख, अगर इस वैल्यू को अगर मैं लेंथ 1 कर दूं, 1 डेसीमीटर, और जो ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में कर दूं 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और इसको मैं कर दूं 1 डेसीमीटर, ठीक है। तो नीचे की जो वैल्यू है, जो थीटा के नीचे एल सी लिखा हुआ है, एल कितना है, 1 है, कंसंट्रेशन भी कितनी है, 1 है, 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इस कंडीशन में अगर कहीं ना कहीं एल मेरे 1 डेसीमीटर हो गया और कंसंट्रेशन मेरी 1 ग्राम पर मिलीलीटर हो गई, तो इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा। कितना सिंपल सी बात है यार, ये कोई इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है, बिल्कुल छोटा सा चीज है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा, कि अगर मैं एल की वैल्यू 1 रख दूं और सी की वैल्यू भी 1 रख दूं, क्योंकि नीचे 1 हो जाएगा ना, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे ऊपर वाले, अल्फा थीटा के बराबर हो जाएगा, अपनी स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्जर्व्ड रोटेशन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कंसेप्ट, ये आपको समझ में आ गया, यस सर, ठीक है। तो अगर एल की वैल्यू 1 डेसीमीटर मैंने ले ली और कंसंट्रेशन मैंने 1 ग्राम पर मिलीलीटर ले लिया, तो जो अल्फा है ना, जो मेरा स्पेसिफिक रोटेशन है, वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड रोटेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को अगर यहाँ पर से डिपेंडेंस निकालना है कि जो ये ऑब्जर्व्ड रोटेशन है ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा ना, अल्फा एल सी इज इक्वल टू थीटा। तो जो ये जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है ये एल पे भी डिपेंड कर रहा है और ये सी पे भी डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है देख, जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन होती है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन होती है वो कंसंट्रेशन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, जो अपनी ऑब्जर्व्ड रोटेशन होती है वो टेम्परेचर में भी डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, और लाइट के सोर्स पे भी डिपेंड करती है। तो 5 चीज में डिपेंड कर रही है वो, एक तो टेम्परेचर में, ठीक है, एक सॉल्वेंट में, ठीक है, एक लाइट के सोर्स में, ठीक है, और एक पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ में, और एक कंसंट्रेशन में, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन भी अपने को पता है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली रिलेशन है। समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि नीट में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया हुआ है, पर जेई मेंस में एआई ट्रिपल ई में पूछे जाते हैं। और जेई मेंस एआई ट्रिपल ई अपनी एनटीए ही कराती है, तो एनटीए अगर उधर पूछ सकती है ना, तो यहाँ पर भी कभी भी पूछ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा पार्ट बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हम इसको छोड़ दें क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। भाई क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो क्या बोलोगे कि अरे गलती से क्वेश्चन आ गया, ऐसा थोड़ी बोलोगे। तो हमको पूरी अच्छे से तैयारी करनी होगी ना अपने को, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अगर एनटीए उस एग्जाम में पूछ सकती है तो इस एग्जाम में भी तो पूछ सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। अब देख क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल आने हैं, अगर कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं तो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी हम कंसेप्ट को इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ते हैं ना कि हमको तो दिक्कत होने वाली भी नहीं है, चाहे कंसेप्ट ही बहुत मुश्किल क्यों ना हो जाए, ठीक है। अब देख क्वेश्चन 1 आया मेरे सामने, व्हाट डज पोलैरिमीटर मेजर। सर पोलैरिमीटर क्या मेजर करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है पोलैरिटी ऑफ सब्सटेंस, पोलैरिटी मेजर करता है क्या, नहीं सर। दूसरा देख एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देख जो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव आया, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब सर जिसने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया, वही तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक है। तो वही तो यही मेजर करता है अपना पोलैरिमीटर। ये पोलैरिमीटर ट्यूब से मैंने जब पास कराया ना तभी तो खेल चला था ये वाला, तो पोलैरिमीटर अपना यही मेजर करता है, ठीक है। क्या मेजर करता है सर, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा उसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है वो मेजर करता है, कौन सर, अपना पोलैरिमीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, सर ये क्वेश्चन अगर नीट में आ गया ना तो कसम से खा रहा हूं, मतलब बहुत बच्चे इसको छोड़ के आने वाले हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही देखने से देख कितना मुश्किल लग रहा है। और ऐसा क्वेश्चन अभी तक कभी नीट में आया था, कभी भी नहीं आया था। पर ये नीट में नहीं आया था, पर जेईई मेंस और एआई ट्रिपल ई में आ चुके हैं क्वेश्चन,
ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल एक आराम से उसको चुटकियों में कर लोगे। बाकी जो अच्छा बच्चा होगा ना, कोई दूसरा जिसके मार्क्स अच्छे आते होंगे कोचिंग में भी, तो वो भी इस क्वेश्चन को बहुत चांसेस है कि छोड़ के आ जाए। ठीक है, अब देख, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है सर, कंपाउंड इतने ऑफ सॉल्यूशन, अब देख ग्राम पर मिलीलीटर, सर ये तो कंसंट्रेशन है, सर ये तो कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई 30/100 ग्राम पर ml। ठीक है, हैज मेजर्ड अ रोटेशन ऑफ 150, 150 नहीं है, 15 डिग्री है, ये क्या लिखा हुआ, 15 डिग्री, 15 डिग्री। और प्लस का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 15 डिग्री रोटेट हुआ है, क्लॉकवाइज 15 डिग्री रोटेट हुआ है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, जो अपना थीटा है ऑब्जर्व रोटेशन वो कितना है, प्लस 15 डिग्री। ठीक है, इन 2 डेसीमीटर ट्यूब, मतलब ये क्या दे रखा है अपने को, लेंथ भी दे दी, पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ दे दी 2 डेसीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन, पूछ रहा है कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा। स्पेसिफिक रोटेशन मतलब सर, एक सेकेंड, हाँ, स्पेसिफिक रोटेशन मतलब अल्फा, तो अल्फा निकालना है, तो देख अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन एल सी। तो थीटा कितना दे रखा है सर, 15 दे रखा है, और एल कितना है अपना, एल कितना है सर अपना 2 है, और सी कितना है सर 30 इंटू 100 ऊपर करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो जीरो से देख जीरो कट गया। ठीक है, अब देख 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 5 5 जा कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। कितना सिंपल है यार, बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया तो मेरा आंसर आ गया। कोई मुश्किल बात है क्या इसमें, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सर, ये क्वेश्चन आपका AIEEE में पूछा हुआ था। जो अभी जेईई मेंस का पेपर होता है ना, वो पहले AIEEE नाम से होता था, जैसे अभी जो नीट हो रहा है ना, वो पहले AIPMT होता था। ठीक है, तो ये AIEEE का क्वेश्चन करते हैं। द स्पेसिफिक रोटेशन फॉर अ गिवन 20% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, 20% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यहां से क्या पता लगता है, ये कंसंट्रेशन है सर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर का सॉल्यूशन है ना, शुगर का सॉल्यूशन, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, कंसंट्रेशन ही तो होगा। 20% मतलब 20/100, 20% मतलब 20/100, तो ये किसकी वैल्यू है अपनी, कंसंट्रेशन की वैल्यू है। ठीक है, विद एन एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, 25 डिग्री है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या मैं 15 सेंटीमीटर लिख दूं क्या, नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो अपनी पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ होगी ना, वो अपने को डेसीमीटर में लिखनी है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसीमीटर में। सर मुझे कन्वर्ट करना आता है क्या, मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है सर कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर, ये हमको पता है। अब वापस से अगर कुछ भी हमको पता होगा ना, कभी भी तुम चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, कहीं पे भी तुम चाहे लगा सकते हो, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। यूनिटरी मेथड तुम कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में लगा सकते हो। देख, अगर 10 सेंटीमीटर होता, 10 सेंटीमीटर होता तो कितना डेसीमीटर होता, 1 डेसीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर हो गया, ये यूनिटरी मेथड लग चुका है, तो कितना हो गया सर, 1 डेसीमीटर अपॉन 10। ठीक है, पर है कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/10 इंटू 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो मतलब 3/2 मेरे पास आ गया। 3/2 क्या आया है, 3/2 मेरी पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ आ चुकी है। अब ये किस में आ चुकी है, डेसीमीटर में। ठीक है, तो लेंथ मेरी डेसीमीटर में मैंने निकाल दी, लेंथ कितनी आ गई सर, 3/2 डेसीमीटर। अब फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला लगा, अपने को स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है। देख, तो फॉर्मूला लगा, थीटा सॉरी अल्फा इज इक्वल टू, रुक जा एक सेकंड, इसको मैं इधर लिखता हूं थोड़ा। अब देख, अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल सी। अब थीटा कितना दे रखा है, 25। ठीक है, और एल कितना दे रखा है, 3, और बाई 2 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है सर, 20/100, 20 इंटू 100 ऊपर कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये काट इसको, अब देख 0 से 0 कट गया सर, 2 से 2 कट गया सर। ठीक है, अब देख ऊपर कितना है, अब देख 3 1 जा 3, ठीक है सर, 3 1 जा 3 हो गया,
3 5 15 3 6 18 6 3 8 जा 24, मतलब ये क्या आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा 8 पॉइंट समथिंग। और 8 पॉइंट समथिंग अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो लगभग 80 कुछ आने वाला है, 80 81 82 83 ऐसा ही कौन सा आंसर आएगा, तो 80 80 ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो देख ये आ गया अपना 83। कितना सिंपल है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मत निकालना क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, तुम अप्रॉक्स वैल्यू निकालना, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जेईई मेंस में भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि हम अगर अप्रॉक्स आंसर निकालेंगे ना, क्योंकि ये अपना मैथ्स का पेपर नहीं है, तो केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना आपके पास, वो अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी ना करो ना तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आंसर है वो मेरी आंखों के सामने ही लिखा हुआ है, मुझे उसको बस सेलेक्ट करना है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा इधर उधर भी कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये देख कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देख, अब हम पढ़ते हैं कंडीशंस टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब एक बात ध्यान दो, जो पिछला लेक्चर था ना उसमें मैंने क्या क्या सीखा, उसमें मैंने सीखा था कायरल सेंटर निकालना। यस सर, बहुत एग्जाम्पल कराए, लगभग 25 एग्जाम्पल कराए थे मैंने आपको उसके। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सिखाया प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना, उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल कराए। फिर मैंने आपको सिखाया सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो 3 ही चीज आपको अच्छे से आती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको आती है, और कहीं ना कहीं कायरल सेंटर निकालना आपको आता है। ठीक है, तो अगर वो सब आपको आता है ना, तो अब ये जो आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू होगा वो बिल्कुल उसी से लिंक है। ठीक है, उसी से लिंक है। ठीक है, तो पहली बात आती है कंडीशंस टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कि सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। कुछ भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अगर तूने एक भी कायरल कार्बन मिल गया तेरे को, अगर तेरे को एक भी कायरल सेंटर मिल गया ना, तो तेरा जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करने वाला है। ये लिख दिया मैंने, एट लीस्ट, मतलब कम से कम एक कायरल सेंटर तो होना ही चाहिए। अगर एक भी कायरल सेंटर मिल गया ना तेरे को, तूने बोल देना है कि सर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कितना सिंपल है यार, बिल्कुल छोटी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर सर एक भी कायरल सेंटर मिल गया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करके ही रहेगा, करने ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो एक छोटी सी कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कि सर कायरल सेंटर होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब देख क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसे आते हैं। अब देख एआईपीएमटी 2012 का क्वेश्चन है, एआईपीएमटी 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रहा। मेरे को कंडीशन पता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन ये है कि कम से कम एक कायरल सेंटर होना चाहिए, मतलब हमको ऑप्शन में एक ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसके पास एक भी कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि अगर एक भी कायरल सेंटर नहीं होगा तभी तो वो अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और हमको यही तो ढूंढना है कि कौन सो नहीं कर रहा, कौन सो नहीं कर रहा। ठीक है, अब देख ये जो मैंने आपको पढ़ाया ABCD जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी इनके फॉर्मूले पढ़ा रखे हैं, जो मैंने आपको कल का लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको सारे करा रखे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या होता है अपना लैक्टिक एसिड क्या होता है, ये अपना कार्बन हुआ। ठीक है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ COOH, एक तरफ अपना CH3, और एक तरफ होता है अपना OH। ठीक है, ये अपना लैक्टिक एसिड है। तो चेक करते हैं क्या इसके पास कायरल सेंटर है। अब इस कार्बन को मैं चेक करूं तो देख अलग 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 अलग, सर चारों के चारों अलग है, मतलब ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है, तो सर इसमें तो कायरल सेंटर मिल गया, मतलब कहीं ना कहीं ये अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये अपना आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन टारटेरिक एसिड, टारटेरिक एसिड ये बनाया मैंने टारटेरिक एसिड, ये मीजो वाला टारटेरिक एसिड है। टारटेरिक एसिड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ये मीजो वाला बना दिया मैंने। ठीक है, अब देख इस कार्बन को मैं चेक करूं अगर, तो देख अलग अलग अलग, और यहां से इतना बड़ा अलग, तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं वापस से कहीं ना कहीं क्या आ गए, कायरल सेंटर आ गए। तो कायरल सेंटर अगर आएगा तो कहीं ना कहीं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये भी आंसर नहीं वाला। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखते हैं अल्फा एमिनो एसिड, ये तो बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। कार्बन ले लिया, एक तरफ से होता है अपना COOH, एक तरफ से होता है अपना R, एक तरफ से होता है अपना H, एक तरफ से होता है NH2। तो देख चारों के चारों अलग अलग लगे हुए हैं, मतलब ये जो कार्बन था
ये भी अपना कायरल सेंटर होगा इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर मिल गया, मतलब ये भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने वाला है, ठीक है। अब बच्चा अपना मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ये देख, C डबल बॉन्ड C, COOH, इधर भी COOH, इधर H और इधर भी H। अब ध्यान से देख, ध्यान से एक बात देख, सर ये जो कार्बन है इसमें चेक करूंगा क्या मैं? इसमें तो चेक ही नहीं करना। इस कार्बन में चेक करना है, इसमें भी तो चेक ही नहीं करना। क्यों नहीं करना सर चेक? अरे मेरे भाई, कायरल कार्बन अपन कहाँ चेक करते हैं? कायरल सेंटर अपन कहाँ चेक करते हैं? sp3 में चेक करते हैं सर। सर इसके पास तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये तो sp2 है, sp2 में तो चेक ही नहीं करते। मतलब इसके पास जो ये मैलिक एसिड है, इसके पास कहीं ना कहीं कायरल सेंटर नहीं है, इसके पास एक भी कायरल सेंटर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने वाला ही नहीं है। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मैलिक एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैलिक एसिड आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की मैं आपको कंडीशन समझा रहा था इस क्वेश्चन के जरिए, कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में अगर तुमको कहीं ना कहीं चेक करना है ना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो एक भी कायरल सेंटर मिल गया तो बोल देना कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख, ये आ रखा अपना AIPMT 2006 में, AIPMT 2006। अब देख, ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं हो, ठीक है। तो ये मैंने कायरल आपको कल पढ़ाया था, ठीक है, आप अच्छे से इसको कर सकते हो। अब मैं पहला लेता हूँ 2 बुटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ठीक है। 2 पे क्या लगाना है? ब्यूटेनॉल, ऑल लगाना है 2 पे, तो ये लगा दिया एल्कोहल 2 पे, ठीक है, ठीक है। अब देख, अब मैं अगर इस कार्बन की बात करूं तो इसके पास एक हाइड्रोजन भी तो होगा वैलेंसी पूरी करने के लिए। अब देख, इधर से अलग, इधर से क्या CH3 है, इधर से क्या OH है, इधर से क्या H है, और इधर से क्या इथाइल है। तो देख, इसके पास चारों के चारों अलग अलग हो गए ना इस कार्बन के पास, मतलब इसके पास ये जो कार्बन है ये कायरल सेंटर होगा कि नहीं होगा, ये कायरल कार्बन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसके पास तो कायरल कार्बन है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं अपन, 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 2 और 3 पे ब्रोमो लगाना है, 2 पे ब्रोमो लगा दिया, 3 पे भी ब्रोमो लगा दिया मैंने, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देख, अगर मैं इस कार्बन को चेक करूं, इस कार्बन को चेक करूं, तो देख एक तरफ इसके क्या है? CH3 है, एक तरफ इसके क्या है? H है, एक तरफ इसका क्या है? ब्रोमो है, और एक तरफ इसका इतना बड़ा लगा हुआ है। तो देख, इसके पास भी चारों के चारों जो वैलेंसी है अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपना क्या कायरल कार्बन है। और एक भी कायरल कार्बन मिल गया मतलब इसमें भी कायरल कार्बन है, इसमें भी कायरल सेंटर है। और हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कायरल सेंटर ना हो, एक भी कायरल सेंटर ना हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो कायरल सेंटर, ठीक है। फिर आता है ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C चेक करता हूं मैं, 3 ब्रोमोपेंटेन, पेंट मतलब 5 कार्बन, और 3 पे क्या लगाना है? ब्रोमो लगाना है, ठीक है। अब देख, इधर से क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब देख, अलग अलग, पर यहां से देख सर सेम, सर सेम, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, मतलब ये जो कार्बन है ना सर ये जो कार्बन है ना ये अपना कायरल कार्बन नहीं है, मतलब इसके पास अपना कायरल सेंटर ही नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था ये, और ऊपर वाला भी क्वेश्चन 5 सेकंड से क्वेश्चन ज्यादा का नहीं था, ठीक है। समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब देख, अब देख, अब देख, अब देख, अब देख, अब क्वेश्चन नंबर 7 आ गया अपना, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अजीब सा नहीं लग रहा थोड़ा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमने एक स्ट्रक्चर तुमको चित्र बना के दे दिया, अब ये क्या एग्जिबिट करता है, इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। सबसे पहले अपना टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म तो होगा नहीं, टॉटोमेरिज्म मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, बहुत सारा बिल्कुल जुगाड़ से पढ़ाया था आपको, ठीक है। दूसरा आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो एक डबल बॉन्ड दिख गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, हो सकता है। चेक कर रहे हैं कि ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए थे, तो ये दोनों तो सेम मिल गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। पर ऑप्टिकल आइसोमर भी कैसे होगा? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होने के लिए कम से कम एक कायरल सेंटर होना चाहिए। अब इस सेंटर को अगर मैं चेक करूं, इस कार्बन को, तो देख अलग अलग अलग, और ये इतना बड़ा ग्रुप अलग,
तो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है कि नहीं है? यस सर। और एक भी कायरल कार्बन मिल गया ना तो कहीं ना कहीं वो जो कंपाउंड है, वो जो स्ट्रक्चर दे रखा है ना अपने को, वो अपना ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। बिल्कुल, कितना सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट अपने क्लियर है। और कंसेप्ट अपने क्लियर होते हैं ना तो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन अपने अटकने वाला नहीं है, और जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा भी आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। अमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर 1 2 3। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से कायरल हैं, कौन कौन से कायरल हैं, देखते हैं अपन। इस कार्बन को मैं चेक करूं तो देख, अलग 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 और एक हाइड्रोजन अलग, तो इसमें तो कायरल है, तो 1 तो अपना कायरल है। ठीक है, 2 की अगर बात करूं, इस कार्बन को मैं चेक करूं तो देख, इधर से अलग, इधर ये अलग, इधर ये अलग और एक हाइड्रोजन अलग, तो इसमें भी चारों अलग अलग है, तो ये भी अपना कायरल है। पर इस वाले को अपन बात करें तो इधर CH3, पर यहाँ देख इधर C2H5 और इधर भी C2H5, यहाँ देख सेम सेम हो गए। और दिक्कत यहाँ पे हो गई कि सेम सेम हो गए, मतलब ये जो कार्बन है ना ये कायरल कार्बन नहीं है। तो आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर, सॉरी, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2 आर कायरल कार्बन। ठीक है, ओनली 1 एंड 2 आर कायरल कंपाउंड्स, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, बाकी ये मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। और समझना भी क्या है इसमें, बिल्कुल छोटी बच्चों वाली चीज है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव की बात चल रही है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी, तो ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि कंडीशंस टू शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने की कंडीशन, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने की कंडीशन मैंने आपको 20 बार ऑलरेडी बता दी, और एक और बार बता देता हूं कि अगर एक भी कायरल सेंटर मिल गया ना, अगर एक भी कायरल सेंटर मिल गया ना, तो जोर से बोल देना कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो होके रहेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो होके रहेगा। मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन यही है कि कम से कम सर, कम से कम एक कार्बन तो, सॉरी, एक कायरल सेंटर तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। अब देख, अब हम शो करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कंडीशंस। कंडीशंस किसकी? ऑप्टिकल एक्टिव होने की, ऑप्टिकली एक्टिव होने की। ठीक है, तो वो जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन है वो बिल्कुल अलग मैटर है, और ये जो ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव की कंडीशन, ये अलग मटेरियल है। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कोई होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कोई होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो शो करने ही वाले हैं, तो वो कंडीशन ही अलग है बिल्कुल। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो अपने को बस इतना देखना है कि अगर एक भी कायरल सेंटर मिल गया ना तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिव की कंडीशन देखते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव की कंडीशन देखते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव की कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने 3 केस आते हैं, अपने पास कितने केस आते हैं? 3 केस आते हैं। या फिर अपना जो कायरल कार्बन है ना, सॉरी, अपनी जो कायरल सेंटर है ना, वो 0 हो जाए, वो कितने हो जाए? 0 हो जाए, मतलब एक भी कायरल सेंटर ना हो। ठीक है, दूसरा केस होगा कि अगर वो कितना हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है, और तीसरा केस होगा कि अगर वो 1 से ज्यादा हो गए। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं कि अगर हमारे पास 0 कायरल सेंटर हो गए, 0 कायरल सेंटर, तो 0 कायरल सेंटर को अपन बताऊं क्या बोलते हैं? प्यार से बताऊं क्या बोलते हैं? एकाइरल। ओ मतलब नॉट, कायरल मतलब कायरलिटी, मतलब कायरल, कायरल सेंटर। ओ मतलब नॉट, मतलब कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, तो इफ 0 कायरल सेंटर, अगर तुम्हें कोई कंपाउंड में एक भी कायरल सेंटर नहीं दिखा ना, एक भी कायरल सेंटर नहीं मिला, तुमने बहुत ढूंढा, तुमने बहुत कोशिश करी कि एक कायरल सेंटर में ढूंढ के निकालूं, पर तुम्हें एक भी कायरल सेंटर नहीं मिला, ऐसा जो कंपाउंड होगा ना वो हमेशा क्या होने वाला है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। जोर से बोल देना कि वो जो कंपाउंड है वो अपना क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो सर बिल्कुल मेरे को क्लियर हो गया। सर आपने बोला कि अगर कायरल सेंटर 0 हुए, मतलब एक भी कायरल सेंटर नहीं हुआ, तो वो जो कंपाउंड होगा वो मेरा 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल बैठ गई बात, बिल्कुल दिमाग में भेजे में बैठ गई बात, बात उतर चुकी है दिमाग में, कहीं पे भी कोई इतना सा ना तो इधर ना इधर, बिल्कुल अपना फोकस आ गया है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है अपने को, बिल्कुल समझ में आ रही है बातें, और बिल्कुल इजीली, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से, और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं है। ठीक है, अब बात आती है केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 अपना यूज होता है कि अगर कायरल सेंटर कितने हो? 1 हो। केस 1 क्या था कि अगर एक भी कायरल सेंटर ना हो
तो उसमें क्या होता है, जो अपना कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब केस 2 क्या है कि अगर एक कायरल सेंटर मिल गया, तो अगर एक कायरल सेंटर मिलेगा तो कहीं ना कहीं बोलना कि जो कंपाउंड है अपना वो क्या होगा, ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये लिखा हुआ है। तो मतलब अगर एक भी कायरल सेंटर ना मिले, 0 कायरल सेंटर मिले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और एक कायरल सेंटर मिल गया तो बोल देना ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो एक कायरल सेंटर हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ध्यान देना उसको, यहाँ पर एक एक्सेप्शन ध्यान देना, ये लिखा हुआ है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है, एमाइन फ्लिपिंग। एमाइन फ्लिपिंग, फ्लिपिंग मतलब बिल्कुल ऐसे पलट जाना, बिल्कुल पलट जाना, एमाइन फ्लिपिंग। तो एमाइन फ्लिपिंग का क्या कंसेप्ट है, क्या एक्सेप्शन है, तो देख ये अपने को एक एग्जांपल दे रखा है एमाइन का। ठीक है, अब देख इसके इधर से भी अलग, इधर से भी अलग, इधर से भी अलग, और लोन पेयर को भी अपन क्या एक वैलेंसी मानते थे, तो इधर से भी अलग, चारों तरफ से इसमें चारों वैलेंसी इसकी क्या अलग अलग है। तो जब चारों वैलेंसी अलग अलग होंगी तो ये जो नाइट्रोजन है ये अपना कहीं ना कहीं कायरल सेंटर होगा कि नहीं होगा, होगा सर कायरल सेंटर। तो एक कायरल सेंटर है इसके पास, और एक कायरल सेंटर है। अभी आपने बताया कि सर अगर सिर्फ एक कायरल सेंटर होगा तो वो हमेशा क्या होने वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। तो ये तो अपना ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था, पर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ये होता है अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपना एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना तुम, ये अपना एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर होना तो क्या चाहिए था, क्योंकि सिर्फ एक कायरल सेंटर आया और आपने बताया था कि सर एक कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पर यहाँ पर एक कायरल सेंटर है पर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो सर हम ध्यान कैसे रखेंगे, ध्यान कैसे रखेंगे कि कौन सा कहाँ पर एक्सेप्शन लगाना है, तो तुम बस एक लाइन याद रखना, तुम एक लाइन याद रखना कि जितने भी पैरामेडिकल नहीं सॉरी पैरामिडल स्पीसीज, जितने भी पैरामिडल स्पीसीज होते हैं वो अपने ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, अपने ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सर पैरामिडल स्पीसीज मतलब, अरे मैंने आपको कितनी बार पढ़ा दिया, वो देख मैंने आपको हाइब्रिडेशन कितनी बार पढ़ा दिया। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था तो उसमें स्ट्रक्चर कैसे बनता है, शेप कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, और लोन ये तो कब बनता है, जब लोन पेयर कितने होते थे, 0 होते थे। अगर लोन पेयर ये बन गया, ये अपना sp3 हाइब्रिडाइज में क्या इसको बोलते थे अपन, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और लोन पेयर 0 होते थे तब बनता था ऐसा। अगर एक लोन पेयर आ गया तो मैंने आपको बताया था कि एक डंडी हटानी पड़ती है, तो एक डंडी हटानी पड़ती है, ये एक डंडी हटा दी मैंने, तो अब ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं अपन, ये अब टेट्राहेड्रल नहीं रहा, इसको बोलते हैं पिरामिडल। मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, और केमिकल बॉन्डिंग में इसको मैं और भयंकर तरीके से बिल्कुल डीप में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी फिलहाल इतना ध्यान रखना कि अगर sp3 हाइब्रिडेशन होता है जब, और एक लोन पेयर होता है, तो कहीं ना कहीं अपना जो शेप बनता है वो बनता है पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है, तो ये देखिए ये अपना sp3 था क्या सर, ये तो sp3 था यस सर, और एक लोन पेयर इसके पास आ गया तो sp3 होगा, एक लोन पेयर आ जाएगा तो अपना जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनता है सर, पिरामिडल बनता है। तो जितने भी पिरामिडल स्पीसीज तेरे को दिख जाए वो बोलना कि वो तो सर क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं सर, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, पर कोई अगर तेरे को ऐसा रीजन बोले, जैसे ऑप्शन में तेरे को रीजन पूछ दे, तो यहाँ पर रीजन क्या होता है, एमाइन फ्लिपिंग। क्या बोलना है तेरे को, एमाइन फ्लिपिंग, ये एमाइन फ्लिपिंग लिखा हुआ है। ये एमाइन का क्वेश्चन था, यहाँ पर ये फ्लिप हो जाता है बिल्कुल। तो इस एमाइन फ्लिपिंग के चक्कर में क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था पर ये हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो नीट और जेईई मेंस के लिए तो इतना काफी है। ठीक है, नीट और जेईई मेंस के लिए इतना काफी है, पर एडवांस लेवल में अगर आप देखोगे तो इसका रीजन ऐसा जाता है कि ये जो एमाइन फ्लिपिंग होती है इसके चक्कर में क्या बन जाता है, यहाँ पर मीजो कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, मीजो कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है, सॉरी यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, और रेसिमिक मिक्सचर, और आगे जाके आप देखोगे जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं वो अपने क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये ध्यान नहीं रखना आपको। बाकी मैंने जितना आपको पढ़ाया कि ऑल पिरामिडल स्पीसीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, और ये वाला केस एक एग्जांपल ध्यान रखना दिमाग में। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। ठीक है, बाकी अगर ये एक्सेप्शन हटा दिया जाए तो बस केस नंबर 2 क्या है कि अगर सर एक कायरल सेंटर पाया गया तो कहीं ना कहीं ऑप्टिकली एक्टिव तो होके ही रहेगा। वो एक्सेप्शन की बात मैं हटा रहा हूँ। अगर एक्सेप्शन में हटा दूं 1 मिनट के लिए तो क्या बोल रहा हूँ कि सर अगर एक कायरल सेंटर मिल गया तो ऑप्टिकली एक्टिव तो होके रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव तो होके रहेगा। अब आता है अपना केस नंबर 3। केस नंबर 3 अपना क्या है, जब अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर आ जाए,
जब अपने एक से ज्यादा क्या आ जाए, कायरल सेंटर आ जाए, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर आ गए, ठीक है, तो हमको देखना है सिमेट्री देखनी है। अगर सिमेट्री देखनी है हमको, तो अगर हमारे पास सिमेट्री नहीं हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, दोनों सिमेट्री नहीं है, तो अपना क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और अगर तेरे को कोई सी भी सिमेट्री मिल गई, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए, कोई एक सिमेट्री तेरे को मिल गई, यहाँ पर मैंने या लिखा हुआ है, ये स्लैश डाला हुआ है, स्लैश का मतलब या फिर तेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई या फिर तेरे को सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गई, कोई सी भी एक सिमेट्री तेरे को दिख जाए ना, तूने बोलना सर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो अगर बोलने का मतलब ये केस नंबर 3 है कि अगर एक से ज्यादा क्या हो, कायरल सेंटर हो, ठीक है, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, कोई सी भी सिमेट्री अगर ना हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर कोई सी भी सिमेट्री तुझे दिख जाए, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाए या सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख जाए या दोनों ही दिख जाए, ठीक है, तो तेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने तेरे को 3 केस समझा दिए, ठीक है। केस नंबर 1 क्या था कि अगर कायरल सेंटर 0 होंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। केस नंबर 2 क्या था कि कायरल सेंटर अगर 1 होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। और केस नंबर 3 क्या था कि अगर कायरल सेंटर एक से ज्यादा हुए और सिमेट्री अगर नहीं हुई, कोई सी भी सिमेट्री नहीं हुई, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पर अगर कोई सिमेट्री आ गई, कोई भी सिमेट्री आ गई, तो कहीं ना कहीं अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये केस, तीनों केस अपने को बिल्कुल दिमाग में ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन अपन करेंगे तो ये दिमाग में अपनी पूरे क्लियर होने चाहिए तीनों केसेस, ठीक है। तो ये तीनों केसेस आपको अगर समझ में आ गए ना, तो ये कोई केसेस, कोई आपका क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। जो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है अगर आप ये 3 केसेस ध्यान रखते हो तो, ठीक है। बाकी अब कुछ नोट्स हैं, 4 नोट्स अपने को पढ़ने हैं। तो पहला नोट अपना है कि जो एकाइरल मॉलिक्यूल होता है, एकाइरल मॉलिक्यूल, एकाइरल मॉलिक्यूल मतलब सर जिसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है, कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक भी कायरल सेंटर ना हो, उसको अपन बोलते हैं एकाइरल मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा मीजो कंपाउंड, तीसरा रेसिमिक मिक्सचर। तो ये मीजो कंपाउंड क्या हुआ, रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, ये अगले लेक्चर में आपको आएगा। फिलहाल ध्यान रखना कि अगर एकाइरल मॉलिक्यूल होगा, मीजो कंपाउंड होगा और रेसिमिक मिक्सचर होगा, तो वो अपना क्या होता है, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। एकाइरल तो आपको पता है कि 0 कायरल कार्बन, 0 कायरल सेंटर। बाकी मीजो और रेसिमिक मिक्सचर आपके नेक्स्ट लेक्चर में आप समझ जाओगे, ठीक है। फिलहाल ये ध्यान रखना दिमाग में। दूसरा नोट आता है अपना, जो अपना कायरल मॉलिक्यूल होता है ना, कायरल मॉलिक्यूल, उसको प्यार से बोलते हैं अपन अनसिमेट्रिकल। जो अपना कायरल मॉलिक्यूल होता है ना, वो अपने को प्यार से उसका बोल सकते हैं अनसिमेट्रिकल। और जो एकाइरल मॉलिक्यूल होता है ना, एकाइरल, उसको अपन प्यार से बोल सकते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये इनके प्यार के जो घर के नाम है, जैसे इनको प्यार से पुकारा जाता है, जैसे इनकी माँ इनको प्यार से बुलाती है, तो वो नाम उनके ध्यान रखना। कायरल को अपन एसिमेट्रिकल बोलते हैं और एकाइरल को अपन सिमेट्रिकल बोलते हैं, ध्यान रखना बस, ठीक है। अब तीसरा नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। और इसको अपन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वहां से भी तुम कोरिलेट कर सकते हो। अगर आप सारे लेक्चर अच्छे से देख रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल फ्लो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप कर रहे हो कि ये लेक्चर देख दिया मैंने, वो वाला नहीं देखा, वो वाला देख लिया, ये वाला नहीं देखा, तो फिर दिक्कत है, फिर तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। और समझ आएगा भी, पर उस कंसेप्ट बिल्कुल वैसे बिल्ड नहीं हो पाएंगे जैसे होने चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस में आप अगर बिल्कुल अच्छे से लेक्चर देख रहे हो, तो जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं उतने कर रहे हो, साथ में जितने मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो सारे सॉल्व कर रहे हो और कंसेप्ट अच्छे से समझ रहे हो, तो पूरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो, पूरा अच्छे से बिल्कुल इतने भयंकर आप बन सकते हो ना। आपको वो दिसंबर के बाद पता लग जाएगा कि अगर आपने बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो किया ना, तो कहीं ना कहीं दिसंबर के बाद जो आप खुद से उभर के निकलोगे ना, बिल्कुल केमिस्ट्री में बिल्कुल तगड़ा करने वाले हो। कोई दिक्कत, कोई संदेह निसंदेह, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बात। अब देख, इवन नंबर पे डबल बॉन्ड, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, ये अपने इवन नंबर होते हैं। तो इवन नंबर में अगर डबल बॉन्ड हुए और वो कंटिन्यू होने चाहिए, जैसे देख ये डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं और कंटिन्यू लगे हुए हैं और इवन नंबर में लगे हुए हैं, क्योंकि 2 अपना इवन नंबर होता है, ठीक है। तो इवन नंबर में डबल बॉन्ड लगे होने चाहिए, ठीक है, कंटिन्यू लगे होने चाहिए। और जो किनारे लगे हुए हैं ना, जो किनारे अपने, ये जो किनारे अपनी जो वैलेंसी लगी होंगी, ये अलग अलग होनी चाहिए। देख, ऊपर सी तो नीचे डी, ये दोनों अलग अलग हैं। इधर ए तो इधर बी, दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा तुमको मिल गया तो तुम बोल देना कि वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है वो? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा,
ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करेगा। ध्यान से देख सर, एक बात यहां से ध्यान से देख, यहाँ पर मैं क्या कायरल 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 सेंटर चेक करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड लगा हुआ है मतलब वो sp2 है। sp2 में तो चेक ही नहीं करते। इसमें भी चेक नहीं करूंगा क्योंकि ये क्या अपना sp है। इसमें भी चेक नहीं करूंगा क्योंकि ये क्या अपना sp2 है। ये भी क्या था? sp2 था। sp2 sp इनमें तो चेक ही नहीं करते। अपन जो कायरल सेंटर की बात करते हैं वो तो sp3 में करते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना स्ट्रक्चर है ना, इसमें तो सर एक भी कायरल सेंटर नहीं है, एक भी कायरल सेंटर नहीं है। और आपने क्या बताया था कि अगर एक भी कायरल सेंटर ना हो ना, देख अगर जीरो कायरल सेंटर होगा तो अपना क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है अपना? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है अपना? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। पर ये क्या अपना? ऑप्टिकली एक्टिव है सर, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये है चमत्कार। बिल्कुल ये ध्यान रखना यार, बिल्कुल सारे केसेस तो बिल्कुल सही है, पर ये ध्यान रखना, ध्यान रखना इस वाले केस में जब डबल बॉन्ड हो और वो इवन नंबर में हो और कंटिन्यू हो और किनारे किनारे दोनों अलग अलग लगे हों, ऐसे केस में ना कहीं एक भी कायरल सेंटर नहीं होता, पर स्टिल वो कहीं ना कहीं ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करेगा। ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन क्या थी? ध्यान से देख, टू शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कम से कम एक कायरल सेंटर तो होना ही चाहिए। वाह भाई वाह, यहाँ पर एक भी कायरल सेंटर नहीं है पर फिर भी ऑप्टिकल एक्टिव भी है और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो कर रहा है। मतलब जो दोनों मैंने कंडीशन वहां पे पढ़ाई थी आपको, वो दोनों यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको ये ओवरटेक करके बिल्कुल डोमिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए ना तो कंडीशन गई तेल लेने, अपने को ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि डबल बॉन्ड अगर इवन नंबर पे हुए, कंटिन्यू हुए और किनारे से अलग अलग चीजें लगी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है, ये ध्यान रखना, इवन नंबर पे होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो कायरल सेंटर है, होना क्या चाहिए था? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए था, पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता। क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देख जैसे ये रिंग है, तो रिंग को मैं क्या मान सकता हूँ? डबल बॉन्ड मान सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना? ऐसा बन जाएगा, उधर क्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर क्लोरीन। ठीक है, ये तो वापस वही वाला क्वेश्चन बन गया ऊपर वाला, डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड भी है, कंटिन्यू भी है, इवन नंबर में भी है, लास्ट के देख अलग अलग भी लगे हुए हैं, अलग अलग। तो ये भी अपना क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो बात है इसके लिए भी लागू हुई है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि सर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तब होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तब होगा जब कम से कम एक कायरल सेंटर मिल जाए। पर यहाँ पर एक भी कायरल सेंटर नहीं है, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, और मैंने केस 1 आपको क्या समझाया था कि अगर कहीं ना कहीं सर एक भी कायरल सेंटर ना हो, अगर एक भी कायरल सेंटर ना हो तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ये तो सर ऑप्टिकली एक्टिव निकला, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव निकला। ठीक है, तो दो जो ऊपर मैंने आपको कंडीशंस पढ़ाई थी, उन दो को कहीं ना कहीं ओवरटेक कर दिया इस अकेले कंसेप्ट ने। तो इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब आता है अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बाइफिनाइल। बाइफिनाइल क्या होता है सर? सर बाइफिनाइल क्या होता है मुझे समझ नहीं आता। ये देख, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बाइफिनाइल मतलब, बाइफिनाइल मतलब दो बेंजीन लगे हुए हैं, दो बेंजीन समझ ले। ठीक है, तो देख दो बेंजीन लगे हुए हैं और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। दो बेंजीन लगे होंगे, सिंगल बॉन्ड से लगे होंगे। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं उसको? बाइफिनाइल बोलते हैं। एक सेकंड, बाइफिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो बाइफिनाइल का मतलब क्या हो गया? दो बेंजीन लगे हुए हैं, कई से लगे हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं। और ऑर्थो सब्स्टिट्यूट का मतलब देख, यहाँ पर ऐसे लगे हुए हैं ना, तो ये वाला ऑर्थो होगा, ये भी ऑर्थो होगा। यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये भी ऑर्थो होगा, ये भी ऑर्थो होगा। ये क्या होगा? मेटा, ये मेटा, ये पैरा, ये भी मेटा, ये मेटा, ये पैरा। पर जिसमें लगे हुए हैं ग्रुप, वो कौन सा है? ऑर्थो में लगे हुए हैं ना, ऑर्थो में लगे हुए हैं ना। जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कहाँ पे लगे हुए हैं? ऑर्थो में लगे हुए हैं। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, इसलिए जो ये बाइफिनाइल है, इसमें जो लगे हुए हैं ग्रुप, जो जहाँ पे ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो रखे हैं, वो कौन सी पोजीशन में हो रखे हैं? ऑर्थो पोजीशन में हो रखे हैं। तो ये मैं बोलता हूँ इसको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, ये बाइफिनाइल है। बाइफिनाइल मतलब दो बेंजीन लगे हुए हैं, बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये एक बेंजीन और ये बीच में सिंगल बॉन्ड। और इसके जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर अपने दो कोई भी ग्रुप लगे हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ऑर्थो पोजीशन में ऐसे ग्रुप लगे होंगे ना,
तो ये क्या होता है अपना ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है सर? ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो शो करेगा ही करेगा। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ना वो सारे ऑप्टिकल आइसोमर शो करते ही करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, ध्यान रखना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना, जब तुम ये खेल लगाओगे ना, एक बात ध्यान रखना, जो ये ग्रुप लगे हुए हैं, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये इनमें से ना हो जाए कोई, इनमें से ना हो जाए, ये नहीं होने चाहिए ये ग्रुप, ये वाले नहीं होने चाहिए, इनके अलावा कोई ग्रुप लगे होने चाहिए। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप शुड नॉट बी, मतलब ये वाले ग्रुप ये नहीं होने चाहिए। जो ग्रुप लगेंगे ना ऑर्थो में बाइफिनाइल के, वो कहीं ना कहीं ये वाले नहीं होने चाहिए, TDH और CN और फ्लोरीन नहीं होने चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। अब देख, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीरियोडिक टेबल हम जैसे अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि साथ में साथ चलाना चाहेंगे, बताऊं कब से? 1 सितंबर से मैंने सोचा है आपको, 1 सितंबर से कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अपनी साथ साथ चलती रहे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे देख अपनी ऑर्गेनिक चलेगी अक्टूबर मिड तक, अपनी ऑर्गेनिक चलेगी अक्टूबर मिड तक, ठीक है। और फिर अक्टूबर मिड से अपनी दिसंबर एंड तक, क्या चलेगी? अपनी फिजिकल चलेगी। और 1 सितंबर से पैरेलली चलेगी, ये पैरेलल चलेगी, बिल्कुल पैरेलली। क्या चलेगी? इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इनका तो कोई शेड्यूल होगा, इसका शेड्यूल होगा कि ये आज लेक्चर आएगा, कल लेक्चर आएगा, रोज लेक्चर आएंगे, पर इसका कोई शेड्यूल नहीं है, ठीक है। इसका कोई शेड्यूल नहीं है, ये अपन जैसे मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। ताकि मेरे पास टारगेट ये है कि जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसको मुझे पैरेलली चलाना है। और इसको कब से स्टार्ट होगा? सितंबर से स्टार्ट होगा। कब खत्म होगा? ये दिसंबर एंड में, ठीक है। तो मेरा पूरा टारगेट यही है कि दिसंबर एंड में अपना कोर्स अच्छे से खत्म हो जाए, और कोई भी चैप्टर हम ले रहे हैं ना, उसके इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, और PYQ में 16 साल के आपको करा रहा हूँ, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी आपको करा रहा हूँ, और एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ठीक है। तो पूरे चैप्टर अच्छे से तैयार करेंगे और दिसंबर तक पूरा कोर्स अपन केमिस्ट्री का खत्म कर देंगे, ताकि जो 4 महीने बचेंगे ना अपना, उसमें अपन इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, इतना सारा रिवीजन करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में अपने को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जब आप नीट 2025 का एग्जाम देख के आओगे ना, आपको बिल्कुल, आप मेरे को थैंक यू बोलोगे कि सर सारे क्वेश्चन वही आए थे जो आपने करवाए। बस बशर्ते एक बात ध्यान रखना कि आपको मुझे ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वो भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, वो भी कर लोगे, तो ना तो आप वो किया आपने, ना आपने ये किया, और ना आपने वो किया, कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर एक जगह फिक्स रहना, चाहे आप यहाँ रहो या कहीं और रहो, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो अपना 1 सितंबर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी, और पहला लेक्चर अपन लेंगे पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। और 200 प्लस MCQ उसमें लेंगे, और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं। इनऑर्गेनिक में अपने को पता है एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो अभी जब मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स खत्म करा दूंगा, उसके बाद मैं वापस आपको हाइड्रोकार्बन्स पे लेके जाऊंगा ना, तो बिल्कुल लाइन टू लाइन चलने वाले हैं अपन, अब लाइन टू लाइन चलने वाले हैं। ये जो अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आइसोमरिज्म, इसमें थोड़ा बाहर जाना पड़ता है, एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ता है, पर अब बिल्कुल ये ऑप्टिकल आइसोमर जब खत्म हो जाएगा, पूरा एनसीईआरटी टू लाइन चलने वाले हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे और नीट की PYQ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन 5 आपको करा दिया, यस सर। अब आया था क्वेश्चन नंबर 6, ये आया था नीट 2026 में। और अगर ये आप क्वेश्चन आपको ध्यान होगा ना, ये क्वेश्चन मतलब अभी तक का बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखो कैसे निपटाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। सर ये टिक मार दिया मैंने, सर ये मैंने टिक मार दिया, सॉरी ये गलत मार दिया मैंने, ये मैंने टिक मार दिया। ये सर देखो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, सर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल आर ऑप्टिकली एक्टिव। अभी तो बताया था आपने, अभी तो बताया था, ये देख लिखा हुआ है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था तेरे को कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, तो मैंने सिर्फ 1 सेकंड लिया और मैंने टिक मार दिया आंसर अपना। ये अपना ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल ही तो है, और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल मुझे पता है सर, आपने क्लास में बताया था, और बहुत बार आपने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि सर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ये करा दिया आपको। अब देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है?
अगर कायरल सेंटर 0 हो गए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है केस 1। केस 2 क्या था अपना कि कायरल सेंटर 1 हुआ, अगर सिर्फ एक कायरल सेंटर हुआ तो वो क्या होता है अपना ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है। ठीक है, तो एक कायरल सेंटर ढूंढता हूं, अगर इसको मैं पकड़ूं अलग 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 तो देख एक कायरल सेंटर मिल गया, एक कायरल सेंटर मिल गया तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा अपना ऑप्टिकली एक्टिव। अबे कहाँ मिल गया अलग अलग, ये क्या जल्दीबाजी में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसी सिली मिस्टेक होती है। ये CH3 ये CH3 ये सेम से मिल गए, मतलब ये अपना ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर ही नहीं है। अब इसकी मैं चेक करूं, सेम सेम मिल गया, मतलब ये भी कायरल सेंटर नहीं है। इसमें देखूं सेम सेम मिल गया CH3 ये भी कायरल सेंटर नहीं है। अब देख इसमें चेक करूं अगर कार्बन के लिए मैं अलग 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 अलग, मतलब जो कार्बन है वो अपना कायरल कार्बन है और एक कायरल कार्बन मुझे मिल जाए ना कंपाउंड में, तो अगर सिर्फ एक कायरल सेंटर मिल जाए तो वो अपना कहीं ना कहीं ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2। हमको क्या पूछा हुआ था ऑप्टिकली एक्टिव निकालो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो मेरे को पता है सर अगर एक कायरल सेंटर मिल जाए ना, सिर्फ एक कायरल सेंटर, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गई होगा। और एक से जब ज्यादा कायरल सेंटर मिल जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हुए तो फिर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, कोई सी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तब जाके ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मैंने आपको तीनों केसेस अच्छे से पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो मैं पहले देखता हूँ ब्यूटेनॉल, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेनॉल, ऑल मतलब एक नंबर पे ऑल लगा दिया। ठीक है, अब देख यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, तो ये कायरल कार्बन नहीं है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है। सर इसमें तो एक भी कायरल कार्बन नहीं है, एक भी कायरल सेंटर नहीं है, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। किसकी बात करें अपन ब्यूटेनॉल, तो ये जैसे ब्यूटेनॉल था वैसे ब्यूटेनॉल का भी सीन चलेगा। जहाँ पे मैंने OH लगाया था वहां पर इसमें CHO लग जाएगा और इसमें भी जितने भी कार्बन थे चारों के चारों कार्बन कहीं ना कहीं अपने इनमें कायरल सेंटर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आंसर क्या आने वाला है ऑप्टिकली इनएक्टिव आने वाला है। अब इसकी बात करते हैं ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 पे ऑल लगा दिया, ऑल मतलब OH। अब देख इधर CH3 इधर इथाइल, एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से OH, मतलब ये जो कार्बन है ना ये अपना कहीं ना कहीं क्या कायरल कार्बन है, मतलब एक कायरल कार्बन तो मिल गया। ठीक है, अब देख ये तो होगा नहीं क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। तो सिर्फ अपने पास एक कहीं ना कहीं अपना कायरल सेंटर मिल गया, और एक कायरल सेंटर अगर किसी कंपाउंड में मिल जाता है ना वो अपना कहीं ना कहीं क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना था ऑप्टिकली एक्टिव निकालना था। क्या निकालना था ऑप्टिकली एक्टिव निकालना था। समझ में आ गया, तो ये भी इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत आज के लेक्चर से रिगार्डिंग आपको नहीं होगी, और बिल्कुल स्मूथली जैसे आपके आज तक के लेक्चर जा रहे थे ना, तो आज का भी लेक्चर आपको बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल ज्यादा दिमाग लगाए हुए अच्छे से बिल्कुल कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए ना वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। बाकी आज के लेक्चर से रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आपके माइंड में रहता है ना, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैंने आपको पिन मैसेज में, आप कमेंट सेक्शन में पिन मैसेज देखना, आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए टेलीग्राम में अपना लेक्चर रिलेटेड डाउट का ग्रुप है, उस डाउट में अपन डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और वहां पे आपको जो डाउट है ना आपका, वो आपको बस 10-15 मिनट में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी कोई डाउट होगा तो आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो टेलीग्राम के। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। बनूं मैं हिस्ट्री, फोकस ऑन विक्ट्री, काम करूं डेली। कहते हैं लोग सुनूं सिर्फ मेरी मंजिल ना गहरी, मानूं ना हार, ये दिल पत्थर कलम कटार, क्यों दूं मैं गवाह, सच मेरी